Good morning everyone. Important PYQ questions for NTPC एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अल्लाह रखा के संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो तबला से संबंधित थे। सरोद वादक की बात करते हैं तो अमजद अली खां, हाफिज अली खां, राजीव तारानाथ, ये सरोद वादक हैं। शहनाई की बात करते हैं। शहनाई सुशिर वाद्य यंत्र है और शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, रघुनाथ प्रसन्ना, एस बल्लेश। बिस्मिल्लाह खां को सन 2001 में भारत रत्न दिया गया। यह एक तीसरे म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन की बात करते हैं। जाकिर हुसैन को 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है, 5 बार ग्रैमी दिया गया था। इनकी रचनाएं थी दिस मूवमेंट, एज वी स्पीक और पस्तो। तबला की बात करते हैं तो तबला विक्रम घोष, निखिल घोष, स्वपम चौधरी, अनोखे लाल मिश्रा तबला बजाते हैं। प्रीशियम म्यूजिक ऐसे म्यूजिक होते हैं जिन्हें हाथ से मार कर बजाया जाता है, जैसे कि ढोलक, घटम, तबला। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किस धातु में फाइबर की मात्रा अधिक होती है? तो साबुत अनाज में फाइबर की मात्रा सबसे अधिक होती है। रफेज की बात करते हैं तो रफेज ऐसे होते हैं जिन अनाजों में रफेज होते हैं वो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अंडा की बात करते हैं। अंडा में सफ़ेद जो भाग होता है ऊपर का वो प्रोटीन का होता है और पीला भाग कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। और पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल सबसे अधिक मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। फिश की बात करते हैं तो फिश में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क में विटामिन डी होता है। सबसे बड़ी बात यही है कि मिल्क में विटामिन डी होता है और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी चीज़ें होती हैं मिल्क में। मिल्क में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो विटामिन सी मिल्क में नहीं होती है। जैता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो यूपी का है। जैता किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? यूपी का। जैसे कि और राज्यों के नृत्य देखते हैं, जैसे राजस्थान का घूमर, सुई सुनी, कालबेलिया या चकरी। कालबेलिया गुलाबो सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में यक्षगान, बोलक, कमसाले, डोली, भूटस्य, नागमंडली, सुम्मी, कर्मा, हुट्टी, ये सब कर्नाटक की हैं। यूपी की बात करते हैं। नौटंकी, कजरी, झोरा, झपेली। और झोरा, झपेली और झारी ये यूपी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी किए जाने वाले नृत्य हैं। एमपी की बात करते हैं तो भगोरिया, मंच, खड़ा नाच, मटकी, जवारा, फूल पत्ती, ये मध्य प्रदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कौन राजनीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना नहीं आता। नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो ये भाग 4 में है, 36 से 51 तक हैं। ये हमने आयरलैंड से लिए गए हैं। ये पॉजिटिव होती हैं। ये पॉजिटिव बताता है कि राज्य को इनके हित में कुछ ना कुछ करना चाहिए। और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक होती हैं। तो सबसे पहले हम 36 से ही देखते हैं। 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है जो कि सेम अनुच्छेद 12 के समान ही है। अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा ही है। अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। ये अनुच्छेद 37 की बात करते हैं। यह अपरिवर्तनीय है, यानी कि नॉन जस्टिफाइबल है। इनके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। अम्बेडकर की बात करते हैं तो अम्बेडकर ने इसे नवीन विशेषता बोला था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की समझ बोला था। इसे इन्हें निर्देशों का साधन भी माना गया है। यह राज्य की कर्तव्यों का निर्धारण, लोक कल्याण की बात करते हैं। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने की बात करते हैं। राजनीतिक तंत्र, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अनुच्छेद 38 की बात करते हैं। यह राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। एलडीसी पीएससी, जो अनुच्छेद 39 है उसमें भी सब क्लॉज होते हैं। 6 सब क्लॉज होते हैं। उनके जैसे कि कुछ मेन लेटर्स होते हैं उनसे हम याद कर सकते हैं। लाइवलीहुड की बात करते हैं तो पुरुषों और स्त्रियों को पर्याप्त आजीविका के साधन है। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। समाज के भौतिक संसाधनों के उचित स्वामित्व एवं वितरण की बात कही गई है इसमें। सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। आय एवं उत्पादन के संसाधनों के अहितकारी केंद्रीकरण का निषेध है। पे की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। हेल्थ की बात करते हैं। स्त्री, पुरुषों और बच्चों के प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाने की बात कही है। चिल्ड्रंस की बात करते हैं। बच्चों की गरिमा के साथ विकास एवं उन्हें प्रत्येक प्रकार की शोषण से बचाने की बात कही है। कुल मिला के ये है कि इस आर्टिकल में कहा गया है कि कैसे लोगों को बेकार जो भी प्रतिकूल रोजगार है उनसे दूर रखें, उन्हें रोजगार दिया जाए, उन्हें समान रोजगार दिया जाए
उनके अहित केंद्रीकरण का निषेध किया जाए। मतलब लोगों के बारे में, लोगों के हित के बारे में कहा गया है। वैसे भी नीति निर्देशकता तो लोगों के हितों के बारे में ही है, राज्य के हितों के बारे में है। अनुच्छेद 39A की बात करते हैं तो समान अवसर के आधार पर न्याय देना, निःशुल्क कानूनी सहायता, गरीबों को अन्याय का शिकार न होने देना। अगर इसके लिए हम कोर्ट जा सकते तो सबसे पहले इसी चीज़ के लिए जाते कि गरीबों को अन्याय का शिकार न होने देना। निःशुल्क कानूनी सहायता भाई कैसे भी नहीं है, लेकिन ये जस्टेबल नहीं है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं, ग्राम पंचायतों का गठन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं, कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं, काम और मातृत्व अवकाश की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों का प्रावधान है। जैसे कि काम है कुछ तो आपको हॉलीडे मिल सकती है, मातृत्व अवकाश होता है, जैसे कि कोई भी वुमेन है वो प्रेग्नेंट है तो उसको 6 मंथ की तो वैसे भी नॉर्मली हॉलीडे दी जाती हैं, वो इसी के अंतर्गत दी जाती हैं। अनुच्छेद 43 की बात करते हैं, मजदूरों और श्रमिकों की निर्वाह योग्य मजदूरी। तो श्रमिक और मजदूर होते हैं, निर्वाह योग्य मजदूरी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप उसे सुबह से शाम तक कार्य पे लगाए रखो और बाद में उन्हें सिर्फ 40 रुपये दे दो, तो ये उनकी काम की एवज में तो बहुत कम है मजदूरी। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी एक योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत वो अपनी अपील दायर कर सकते हैं कि हमें एक दिन में बस इतना ही पैसा दिया गया है यहाँ से, तो उन्हें उन जो निर्धारित पैसा रखा गया उससे कम पैसा उन्हें एक दिन में नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 43A की बात करते हैं तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और 43B की बात करते हैं, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है, और अनुच्छेद 44 बहुत इम्पोर्टेंट है, समान नागरिक संहिता, और ये भी बाद में जोड़ा गया है। 43 सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5, फूलों, सब्जियों, फलों, सजावटी पौधों को खेती के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। विनिकल्चर किसे कहते हैं? वैन के उत्पादन को। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं? बागवानी के उत्पादन को। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के उत्पादन को। सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं? वनों एवं वन्य भूमि के प्रबंधन की कला को। एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खियों के पालन को। पिसीकल्चर किसे कहते हैं? मछली उत्पादन के पालन को। ये सारे वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। वन वर्ड्स में आते हैं कि वाइन उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो आपको टिक करना होता है विनिकल्चर, इसलिए इन्हें याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि शैवाल को केल्प भी कहा जाता है और गहरे समुद्र में पाया जाता है, तो लेमिनारिया को केल्प भी कहा जाता है। और जो केल्प है वो एक्चुअली भूरा शैवाल होता है, जिसे फाइकी बोला जाता है। और क्लोमाइडोमोनास है, उसे नील हरित शैवाल कहा जाता है। नॉन स्टॉक है, हरा शैवाल होता है। क्लोरोफाइकी होता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। लाल शैवाल को रेडोफाइकी बोला जाता है। स्पायरोकेरा हरा शैवाल है, जिसके ऊपर की लेयर को ऊपर की जो लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो अंदर की लेयर होती है वो पेप्टिन की बनी होती है। क्लोरेला की बात करते हैं तो ये हरित शैवाल होता है। ये प्रोटीन और आयरन से भरपूर होता है, इसलिए इसे खाया जाता है। और फुफ्फुस की बात करते हैं तो ये भूरा शैवाल होता है। फुफ्फुस भूरा शैवाल होता है। सार्क गैसों सागर की बात करते हैं, जो कि उत्तरी अटलांटिक में है। इसमें सारगैसम नाम का शैवाल पाया जाता है, इसलिए इस अटलांटिक का नाम ही सारगैसों सागर पड़ा है। और एक भूरा शैवाल होता है और इसे भी खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए अशोक आंदोलन से संबंधित नहीं है। जो भी 4 ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से पूर्ण स्वराज के लिए लाहौर में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना संबंधित नहीं था। ये 1929 में हुआ था और नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। इसमें घोषणा की गई थी कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद शब्द किसने दिया? तो हजरत मोहानी ने दिया था। और अशोक आंदोलन नागपुर अधिवेशन 1920 में अपनाया गया था। अशोक आंदोलन को नागपुर अधिवेशन 1920 से अपनाया गया था, और 1920 में ही अशोक आंदोलन को खिलाफत आंदोलन में मर्ज कर दिया गया। वो किस लिए किया गया था?
हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए किया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसे अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, जिसमें मौलाना अली और शौकत अली थे। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और जैसे कि ये है हमारा असहयोग आंदोलन, इसको चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 2 साल बाद ही 1922 में, जिसके कारण इसे वापस लेना पड़ा और इसे वापस लिया भी गया। और इसके बाद महात्मा गांधी जेल गए थे। 1922 को इसको वापस ले लिया गया था चोरा चोरी हत्याकांड के बाद में। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें ब्रिटेन वाली साइड की जीत हुई थी, तुर्की वाली साइड की हार हुई थी। ब्रिटेन वाली साइड की जीत हो जाने के कारण ये लोग हम पर और ज़्यादा अत्याचार करने लग गए थे। और 1939 की बात करते हैं, 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में, जो विधान परिषद में लोग बैठते थे और उनमें उनका बंटवारा हो गया था। गांधी जी के जेल जाने के बाद परिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी के बारे में कुछ कह रहे थे हम परिवर्तन करेंगे, कुछ कह रहे थे हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हम उन्हीं विचारधाराओं पर चलेंगे। तो जो परिवर्तनवादी थे उन्होंने ही स्वराज पार्टी का उदय किया था। जब यहाँ पर असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम पर यूपी में एक आंदोलन चला था सन 1921 में, जिसे मदार पाची ने स्टार्ट किया था। और साउथ में मालाबार विद्रोह चला था 1920 में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है? भारत के जितने भी आर्टिकल थे 52 से 62 तक, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करा रखी हैं। उन्हें शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका भी बता रखा है कि कैसे उन्हें पकानी कोका की उद्दसम से याद किया जाता है। और उन्हीं में से एक है ए। अगर आपने वो लेक्चर्स अच्छे से लिया है, याद है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये आर्टिकल 58 है, जिसमें और भी बातें की गई हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए और क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में कोई शहर ढूंढा गया था, वो हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के किनारे था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज युग भी कहा जाता है। 1921 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। इस ASI के अध्यक्ष कौन थे उस टाइम? जॉन मार्शल थे। और अब हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज युग भी कहा जाता है। तो ब्रॉन्ज किससे मिलकर बनता था? ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलकर बनता था। उस टाइम पर ब्रॉन्ज युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस टाइम इनके जो भी हथियार थे, बर्तन थे, वो उन्हीं का यूज़ करते थे। किसका? ब्रॉन्ज का। तो जिसमें हम बात करते हैं कॉपर की खदानें हमारे यहाँ भी मिली हैं, जैसे कि राजस्थान में खीतड़ी मिली थी, मलस्कंद MP में मिला था। लेकिन ये लोग टिन कहाँ से लाते थे? तो टिन का ये लोग आयात किया करते थे। कहाँ से? अफगानिस्तान से। रोपड़ की बात करते हैं। रोपड़ पंजाब में है, एक जगह है रोपड़, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से है। वो पंजाब में है। आलमगीरपुर UP में है। राखीगढ़ी हरियाणा में। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है इस पूरे हड़प्पा सभ्यता की, और सबसे पुरानी साइट भी हरियाणा में ही है, दिखाया है। तो बात करते हैं आर्टिकल 61 की। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया प्रस्ताव 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है कि हम लोग महाभियोग ला रहे हैं। प्रस्ताव कहाँ आता है? लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन में आ सकता है। सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। फिर जब दूसरे सदन में जाएगा तो वहाँ पर विशिष्ट बहुमत से पारित होकर आएगा। कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना उसका अनिवार्य है। फिर वापस दूसरे सदन में आएगा तो वहाँ भी विशेष बहुमत से पास होगा। जब पहले 1/4 सदस्यों से हो गया तो विशेष बहुमत से भी हो जाएगा। इसके पश्चात पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। इसके पश्चात उस स्थिति को राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। अब तक हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि निर्वाचित MP और MLA। अब बात करते हैं कि महाभियोग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है।
MLA चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते। मनोनीत जिन्हें तो राष्ट्रपति ने खुद ने चुना होता है तो वो चुनाव में भाग कहाँ लेते हैं, वो वैसे भी नहीं लेते, लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं क्योंकि फिर वो उसका हिस्सा होते हैं। मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी। इराकियों के हड़प्पा के समकालीन थी। हड़प्पा वासियों को मेसोपोटामिया के लोग मेलुआ कह के पुकारते थे। डाकयार्ड लोथल में है, भोगवा नदी के किनारे है, और जो डाकयार्ड है वही डाकयार्ड को ही बंदरगाह कहा जाता था। भोगवा नदी के किनारे है जो कि सामान का आयात किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। उपन्यास द व्हाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया? अरविंद अडेगा के द्वारा लिखा गया। इनकी और भी रचनाएं जैसे स्लैप संडे, लास्ट मैन इन टॉवर। अमिताभ घोष की बात करते हैं। अमिताभ घोष की सी ऑफ पॉपी, सैरो लाइन्स, हंग्री डाइट्स, रिवर ऑफ स्मोक अरविंद घोष की रचनाएं हैं। अमित त्रिपाठी की बात करती हैं तो अमित त्रिपाठी की रावण, सीता, सीक्रेट ऑफ नागास, इमोर्टल ऑफ मेलुहा। अमित त्रिपाठी की जो भी रचना है उनमें ज़्यादातर आपको भगवान का नाम देखने को मिलेगा। चेतन भगत की बात करते हैं। 5 PT समवन 2 स्टेट्स 1 नाइट एट कॉल 400 डेज 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये किसकी है? चेतन भगत की। चेतन भगत की रचनाओं में अधिकांश डिजिट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वायुमंडलीय तापमान ... पर निर्भर करता है तो महासागरों की लवणता पर निर्भर करता है। हेलोक्लाइन की बात करते हैं। एक विशेष गहराई पर समुद्री लवणता में अपेक्षाकृत तेज असंतुलन को हेलोक्लाइन बोला जाता है। थर्मोक्लाइन क्या होता है? वह सीमा क्षेत्र जहाँ तापमान में तेजी से कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सांची स्तूप MP में जो कि सबसे पुराना स्तूप है जिसे अशोक ने बनवाया था, जो कि इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे पुराना स्तूप है सांची स्तूप। धम्मिक स्तूप की बात करते हैं। यूपी में सारनाथ में, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बबिकोड़ा स्तूप आंध्र प्रदेश में, सबसे ज़्यादा स्तूप आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। और पिपरहवा स्तूप यूपी में है। स्तूप किस चीज़ को दर्शाता है? स्तूप मृत्यु को दर्शाता है। मठ की बात करते हैं तो वैकल्पिक कर्नाटक में है, स्वर्ण मंदिर, ये सब मठ के ही हैं, भाग हैं। चोरखंडी की बात करते हैं। चोरखंडी नाम से सारनाथ में है। रामभर स्तूप कुशीनगर में है, जो मापन निर्माण को बताता है, यानी कि भगवान बुद्ध की मृत्यु को बताता है। कहाँ पर है? कुशीनगर में है। महाबोधि स्तूप बोधगया में है, जो कि निर्माण को बताता है। निर्माण ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता है, वहाँ पर निर्माण मृत्यु को कहा जाता है। शांति स्तूप लद्दाख में है। सबसे बड़ा भारत का स्तूप केसरिया बिहार में, भारत का। ये लोग चैत्य को पूजागृह बोला करते थे और इनका निवास स्थान बिहार ही हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इनकी और भी रचनाएं हैं, भीमराव अम्बेडकर ने लिखी हैं। इनहेरिटेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर वीजा और द एंड धम्म। संविधान बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बना था। कहीं कहीं 17 दिन भी देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। और मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। ये सदस्यों की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पे भीमराव अम्बेडकर हैं, जो कि अध्यक्ष थे। कहाँ सिलेक्टेड हुए थे? बंगाल सिलेक्टेड हुए थे। अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद साउदुल्ला खान थे। अब BL मित्र थे, वो उनकी जगह पर N माधव राय आए थे। चुना तो BL मित्र तो को था, लेकिन उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पर N माधव राय आए थे। DP खेतान थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए TT कृष्णाचार्य आए थे। तो आप कभी कभी भूल जाओगे कि कौन किसकी जगह पर आया था, तो किसका क्या, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। मित्र का स्वास्थ्य खराब था और खेतान की मृत्यु हो गई थी। 7 पे कौन है? कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। 7 सदस्य थे मसौदा समिति में। राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत और गान की बात करते हैं, इन दोनों को ही 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसी दिन संविधान सभा की 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 15 महिलाएं थीं। महिला सदस्य की बात करते हैं। महिला सदस्य तो राजकुमारी अमृत कौर हैं, जो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। यूपी की सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल बनी थी। और कहाँ की? यूपी की ही बनी थी।
संविधान सभा के मुख्य कार्यों की बात करते हैं तो 2 थे, एक तो संविधान का निर्माण करना, दूसरा कानून बनाना। तो संविधान निर्माण के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने प्रथम संसद के रूप में कार्य किया था। और कानून बनाने के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर थे। संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो वो बी.एन. राव थे। ये बात तो हर किसी को पता है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान का मुख्य प्रारूप ड्राफ्टमैन किसने तैयार किया था? एस.एन. मुखर्जी ने तैयार किया था। और मूल संविधान का सुलेखाकार यानी कि मूल संविधान को लिखने वाला कौन था? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा था। इन्होंने संविधान को किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में लिखा था। और जो संविधान था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, मूल संविधान। इसको हिंदी में कन्वर्ट किसने किया था? तो बसंत कुमार वैद ने किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ जो समुद्र में सबसे उथला भाग है उसका औसत ढाल क्या होता है? तो उसका औसत ढाल होता है 1 डिग्री या उससे भी कम होता है। तो समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो माइनर होती हैं, और इन सब चारों को छोड़कर बाकी सब माइनर होते हैं। जैसे सी माउंटेन, समुद्र में माउंटेन होते हैं अंदर, पता है। गोयाट क्या होते हैं? जो जैसे कि माउंटेन है तो उससे बार बार लहरें आएंगी तो वो माउंटेन की जो भी टॉप है वो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगेगा, तो वो किस में बदल जाएगी? एकदम चलपट जैसे समतल में बदल जाएगी। जैसे हमारे यहाँ ऊपर हम जमीन पे बात करते हैं, जैसे पठार होते हैं, ऊपर से उनकी टॉप कहाँ होती है? टॉप नहीं होती। ऐसे ही समुद्र में होते हैं। एटॉल होता है, कोरल लीफ होता है। कोरल लीफ क्या होता है पता है? कोरल लीफ होता है जैसे कि चट्टानें होती हैं, वो बना होता है और उनके बीच में पानी होता है कोरल लीफ के में। और हम इसकी बात करते हैं कॉन्टिनेंटल सी की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो सबसे चौड़ी है साइबेरिया में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। किस नृत्य शैली में माटी अघोरा को मूल व्यायाम पैटर्न के प्रयोग में किया जाता है जो विभिन्न मुद्राओं को सुगम बनाता है? तो सत्रिय किया जाता है। ये भी कृष्ण भगवान की वंशी बजा रही है प्रेजेंट में। इसको बताते हैं मूल व्यायाम के पैटर्न को। मणिपुरी की बात करते हैं। मणिपुरी वैष्णव से संबंधित है। इसमें जागुई और छोलम 2 नेतृत्व होते हैं। छोलम को कौन करता है? पुरुषत्व करता है। जागुई स्त्रीत्व करता है। मणिपुरी कौन कौन करता है? मणिपुरी नृत्य से कौन कौन संबंधित है उनकी बातें करते हैं तो झावेरी बहनें हैं, देवयानी चालिया है, गुरु विपिन सिंह है, सिंगाजीत सिंह है, निर्मला मेहता है। कौन ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में से एक नहीं है? ईंधन लकड़ी नहीं है, क्योंकि वाणिज्यिक स्रोतों में से ऐसे स्रोत होते हैं जिनके लिए हमें पेमेंट पे करना पड़ता है, और ईंधन लकड़ी के लिए हमें पेमेंट पे नहीं करना पड़ता। कहीं भी जंगल में जाओ, काट के लाओ, जलाओ, आराम से उसके ऊपर खाना बनाओ, कुछ भी करो। पारंपरिक स्रोत तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, बायोमास होते हैं, और पारंपरिक स्रोत को ही अनविकरणीय कहते हैं क्योंकि ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे स्रोतों को पारंपरिक स्रोत कहा जाता है। अब पारंपरिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा है, वायु है, हाइड्रो है, ये कैसी होती हैं? इन्हें हम यूज़ करते हैं तो ये ख़त्म नहीं होती हैं। जैसे सूर्य ऊर्जा की बात करते हैं, सूरज से तो ऊर्जा आ रही है, और वो क्या होता है? हम सोलर पैनल लगा लेते हैं, उससे हमारे यहाँ बिजली आती है। तो बिजली आती है, कहाँ नष्ट होती है? उसका हम कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं वहाँ से आने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं तो लाचातेलिया सिद्धांत का अच्छा वर्णन करता है। तो लाचातेलिया सिद्धांत क्या है? सिद्धांत लाचातेलिया सिद्धांत संतुलन में एक प्रणाली का वर्णन करने वाले चर में परिवर्तन से संतुलन की स्थिति में बदलाव होता है ताकि परिवर्तन का प्रतिकार किया जा सके। परिवर्तन की एक प्रणाली जिसका वर्णन करने पर जो चर में परिवर्तन होता है उसमें संतुलन की स्थिति में भी बदलाव होता है, ठीक है, और उसे प्रतिकार किया जा सके। अब डाल्टन ने भी नियम दिया था, कब दिया था? 1801 में दिया था। किसके ऊपर दिया था? तो गैसों के मिश्रण के कुल दबाव जब अलग अलग होते हैं तो गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होते हैं। मतलब मान लो एवरेज वाला सिस्टम है, गैसों के मिश्रण का कुल दबाव
अलग अलग गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सा घुड़सवारी अनुशासन नहीं है? स्पिरिट नहीं है। घुड़सवारी से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं? ड्रेसेज है, वॉलेटिंग है, शो जंपिंग है। तो पुलसाई किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। हाल्फ नैंसन किससे संबंधित है? कुश्ती से। दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र में दिया गया था? तो स्पिरिट के क्षेत्र में क्या अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था इनको। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कथा चरित्र सागर कहानियों का एक संग्रह है जो कि किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। कथात सागर को किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। और पुस्तकों की बात करते हैं, और भी पुस्तक हैं जैसे राजतरंगिणी किसने लिखी? कलहरिणी। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। अष्टोत्तरी किसने लिखी? पाणिनि ने। और हर्षवर्धन ने क्या लिखे? रत्नावली। नागनंदा, प्रियदर्शिका। और पतंजलि किसने लिखी? महाभाष्य ने। चरक किसने लिखी? चरक संहिता ने। ये पुस्तकें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें ज़रूर अच्छे से याद कर लेना। ये बहुत एग्जाम में आई हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो सीमांत कर्मचारी क्या होता है? सीमांत कर्मचारी क्या होता है? तो सीमांत कर्मचारी वह व्यक्ति होते हैं जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करते हैं, उन्हें सीमांत कर्मचारी कहते हैं। किस मंत्रालय में श्रेष्ठ योजना शुरू की? तो मोदी जी ने की है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय है के द्वारा श्रेष्ठ योजना की बात करते हैं। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा है, जैसे कि SC ST में से ST के लिए है। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा है। 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो वाहिदा रहमान है। और पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? देविका रानी को। कब? 1969 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूरा ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट देविका रानी को मिला, 53वां किसको मिला? तो वाहिदा रहमान को मिला था। श्रेष्ठ योजना किसने शुरू की है? तो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने शुरू की है। थैंक यू।